बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाजा में इसराइली बर्बरियत और मासूम लोगों पे ताहाल जुल्म जारी है। पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इसराइल और फलस्तीन तनाज़ा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ही चुका है। ईरान में कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर धमाके हुए और इस बात खत्ते में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। हुसी बागियों ने भी अमरीका को नाको चने चुपवाए हुए हैं। अमरीका और इत्तेहादियों ने हुसी बागियों को एक पैगाम दिया और पैगाम किया, उस पर भी बात करूंगा। और ईरान में धमाकों के बाद की सूरत हाल क्या है, धमाकों का जिम्मेदार कौन है और अब ईरान क्या मंसूबा बना रहा है, इससे भी बात होगी। लेकिन अमरीका ने इराक में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो क्या है उस पर भी बात करूंगा। इसके साथ अमेरिका के वजीर खारजा ने एक बार फिर मशरिक वस्ता का दौरा शुरू कर दिया, वो क्यों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मजीद अपडेट्स आपको खुद पहुंचेंगी। गाजा में इसराइली फौज की तरफ से कार्रवाइयां हो रही हैं। कार्रवाइयों से गुज़श्ता 24 घंटों में 120 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए और इसराइली फौज की जानिब से इस्लामी जिहाद के ऑपरेशनल कमांडर को शहीद करने का भी दावा किया गया। अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से शुमाली गाजा में रॉकेट हमले की वीडियो भी जारी की गई है। इजरायली कार्रवाइयों के जवाब में फलस्तीन के मुजामतकारों की जवाबी हमले भी जारी है। अल कसाम ब्रिगेड्स के जंगजुओं ने गाजा सिटी में इजरायली टैंक्स पे अल यासीन रॉकेट से हमले किए और इजरायली फौजियों को भी निशाना बनाया। अल कसाम ब्रिगेड ने हलाक और जख्मी इजरायली फौजियों के असले और सामान की भी वीडियोस जारी कर दी है। तो अगर आदाद और शुमार की हम बात करें तो 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पे इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद जो है 22,763 हो चुकी है, जबकि 57,614 जो है वो जख्मी हो चुके हैं। तो 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले फलस्तीनियों में 9,600 से ज्यादा बच्चे हैं और 6,750 से ज्यादा खवातीन भी शामिल है, जबकि 8,663 से ज्यादा बच्चे और 6,327 ज्यादा खवातीन इसमें जख्मी हो चुकी है। तो इसके अलावा कल अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में एक और कार्रवाई की और अमेरिकन फौज ने इराकी कमांडर की गाड़ी को 4 मिसाइल से बगदाद के शुमाली इलाके में निशाना बनाया। अब मुश्ताक तालिब जो है इराकी मिलिशिया 12वीं ब्रिगेड हिजबुल्लाह के बगदाद में डिप्टी कमांडर थे। इस हमले का जवाब बयान करते हुए अमेरिकन महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि जी इराक की जो मिलिशिया है उसे कमांडर अमेरिकन एहलकारों पे हालिया हमलों में मुलव्विस पाए गए थे। तो मुश्ताक तालिब जो है वो इराक और शाम में अमेरिकन फौजी अड्डों पर मुतादिद ड्रोन और मिसाइल हमलों में मुलव्विस होने का उन पर इल्जाम तो लगाता रहा, लेकिन इराक का मौक़िफ़ उसके बिल्कुल बरक्स है। इराकी वज़ीर आज़म के तर्जुमान कहते हैं कि इराक की सलामती यकीनी बनाने पर मामूर तंजीम पर यह हमला बिला जवाज़ है और इस हवाले से अमरीकी इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। इराक में अमेरिकन फौज के 2,500 और शाम में तकरीबन 900 फौजी मौजूद है और इन दोनों ममालिक में इराक और अमेरिका की तरफ से जितने भी हमले हो रहे हैं इससे यह तो साबित हो रहा है कि खित्ते में अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात अभी मजीद खराब होंगे, क्योंकि अमेरिका ये इल्ज़ाम लगाता आ रहा है कि जिन लोगों को अमेरिका निशाना बना रहा है इन सब लोगों को ईरान की काफ़ी सपोर्ट हासिल है और वो ईरान के कहने पे अमेरिका के खिलाफ हमलों में मुलव्विस रहे हैं। और ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है जब अमेरिकन वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन जो है मशरिक़ वस्ता के एक नए दौरे पे है, ऐसे वक्त में जब ये सारा तनाज़ा फैलने का खदशा बढ़ता जा रहा है। इससे एक दिन पहले आपने देखा कि जिन कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर भी ईरान में खुदकश हमले हुए और इन हमलों में दर्जनों लोग शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। तो इसी हमले में एक दिन पहले इसराइल ने बैरूत के मुज़ाफ़ात में हमास के एक रहनुमा को मिसाइल हमले में शहीद किया। तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। ब्लिंकन एक बार फिर से मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना हो रही है और ये किसी भी अमरीकी शख्सियत के बड़े दौरों में से एक है, क्योंकि इससे पहले वो 4 बार तो तकरीबन मशरिक़ वस्ता का दौरा कर चुके हैं और ये चारों दौरे सिर्फ पिछले 2 से 3 माह के दौरान हुए। तो इसके बाद वो सऊदी अरेबिया भी गए, जहाँ से खबर आई कि मोहम्मद बिन सलमान ने उनको काफी देर इंतजार करवाया। उससे पहले जो बाइडन ने भी इसराइल का दौरा किया था। तो अमेरिकन अहम शख्सियात की तवज्जो का मरकज इन दिनों मशरिक़ वस्ता। एंथनी ब्लिंकन जो है वो कई ममालिक का दौरा करेंगे। वो इसराइल, मगरबी किनारे, मिस्र, उर्दन, कतर, सऊदी अरेबिया और इमारात का भी दौरा करेंगे और ये दौरा मुकम्मल करने के बाद वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक से पहले ब्लिंकन तुर्की और यूनान भी जाएंगे और एंथनी ब्लिंकन अपने दौरों दौरान गाजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे के लिए फौरी इक़दाम पर भी बात करेंगे। इस दौरे की एक बड़ी वजह लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के मुज़ाफ़ात में एक मुश्तबा इजरायली हमले में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम के एक रहनुमा साले का कत्ल है, जिसके बाद लड़ाई काफ़ी हद तक फैल सकती है। इसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली फ़ौज ने ऐसे बयान दे दिए जिससे ज़ाहिर होता है कि बैरूत में ड्रोन हमले में फ़लस्तीनी रहनुमा की मौत जो है उसके बाद ये 3 महीने से होने वाली लड़ाई गाजा से बाहर पूरे खित्ते में लड़ी जाएगी। क्योंकि आपको कल मैंने बताया था कि हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने 2 दिन पहले बैरूत में अपनी तकरीर में इस अज़म का इजहार किया कि नायब साले जो है उनके कत्ल के बाद हिजबुल्लाह खामोश नहीं रह सकती। तो इस सारे खतरे को देखते हुए ये दौरा बड़ा अहम है।
اس دورے کی ایک بڑی وجہ ایران میں ہونے والا حالیہ حملہ بھی ہے، اور گزشتہ روز اسلامی جمہوریہ ایران کی 45 سالہ تاریخ میں ہونے والا سب سے مہلک ترین حملہ تھا، اور اس حملے میں کم از کم 103 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور ابھی تک کسی نے بھی اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ لیکن ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہوگا اسے سخت جواب دینا پڑے گا، اور ایران کا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ یہ سب اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حوثی باغیوں کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک امریکہ کی ناک میں دم کیا ہے۔ ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے غزہ کے موجودہ تنازع میں حماس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور نومبر سے لے کر اب تک وہ 20 سے زیادہ دفعہ بحر احمر میں تجارتی جہازوں پہ حملہ کر چکے ہیں۔ اس لیے انہوں نے میزائل، ڈرون، تیز رفتار کشتیوں اور ہیلی کاپٹر تک استعمال کیے۔ امریکہ کی قیادت والے آسٹریلیا، بحرین، بیلجیم، کینیڈا، ڈنمارک، جرمنی، اٹلی، جاپان، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ اور برطانیہ سمیت 12 ممالک پہ مشتمل گروپس نے حوثی باغیوں کے لیے ایک باضابطہ وارننگ جاری کی ہے۔ اس بیان پہ دستخط کرنے والے مشرق وسطیٰ کا واحد ملک بحرین ہے، جس کے ایران کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ انہوں نے سفارتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ تو وائٹ ہاؤس کی طرف سے بدھ کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارا پیغام اب واضح ہے کہ ہم ان غیر قانونی حملوں کو فوری طور پہ ختم کر کے غیر قانونی طور پہ حراست میں لیے گئے جہازوں اور عملے کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر وہ خطے کی اہم آبی گزرگاہوں میں زندگی، عالمی معیشت اور تجارت کے آزاد بہاؤ کو خطرہ پہنچاتے رہے تو حوثی باغیوں کو اس نتائج کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ تو اس تنبیہ آمیز بیان کے وسیع طور پہ تو یہ معنی اخذ کیے جا رہے ہیں کہ اگر حوثی باغیوں نے حملے بند نہ کی ہے تو اس سارے ممالک یعنی نیٹو اتحاد جو ہے یمن میں ان کے ان اہداف کے خلاف فوجی کارروائیاں کر سکتا ہے، جس میں وہ جگہیں بھی شامل ہوں گی جہاں میزائلز کو رکھا گیا، جس کی وجہ ہے کہ بحر احمر سے عالمی تجارت کا تقریباً 15% سامان گزرتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اس پر حملوں سے امریکن یعنی امریکہ سمیت سارے مغربی ممالک کو کروڑوں ڈالرز کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو حوثی باغیوں کے بارے میں اقوام متحدہ میں بحث جاری ہے۔ کل شام کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی اس معاملے پہ ہونے والے ایک مباحثے میں حوثی باغیوں کے حملے کے متفقہ طور پر مذمت کی۔ امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا کردار سارے مسائل کی جڑ ہے، اور ایران طویل عرصے سے حوثیوں کے ذریعے ان حملوں کو فعال رکھے ہوئے ہیں۔ تو بلنکن کے دورہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ میں جو بائیڈن کے خلاف مزاحمت تاحال جاری ہے۔ بہرحال امریکن میڈیا کے مطابق محکمہ تعلیم کے دفتر برائے منصوبہ بندی اور پالیسی کے معاون خصوصی جو ہے انہوں نے سیکرٹری تعلیم کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ استعفے میں موقف اپنایا گیا کہ میں بے گناہ فلسطینیوں کی زندگیوں پر ہونے والے مظالم میں امریکن صدر اور انتظامیہ کی آنکھیں بند ہونے میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا اور نہ اس عمل کا ساتھ دے سکتا ہوں۔ تو بھائی صاحب نے اپنے استعفے کے متن میں مزید لکھا ہے کہ انسانی حقوق کے سرکردہ ماہرین بھی اسرائیلی حکومت کی کارروائیوں کو فلسطین کی نسل کشی کی مہم قرار دے رہے ہیں، لیکن امریکہ چپ سادے ہوئے ہے۔ تو اینتھنی بلنکن کا دورہ کیا رنگ لائے گا؟ اس کے بعد خطے میں حالات خراب ہوتے ہیں یا بہتری کی طرف جاتے ہیں؟ یہ تو ایران کا اس ساری صورتحال پہ کیا موقف آتا ہے اس میں آپ کو مزید اپڈیٹس دوں گا، لیکن تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔